मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह। स्वागत है आप सभी का सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह में। आज हम आपको फिरोजाबाद के उन लापता छात्रों के बारे में बताएंगे जिनकी तलाश में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। साथ ही हम आपको उत्तर प्रदेश कैबिनेट के प्लान 16 के बारे में भी बताएंगे जो उत्तर प्रदेश का भविष्य बदल देगा। और आपको उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र के बारे में भी दिखाएंगे जहां बारिश तो हो रही है लेकिन क्षेत्र में फिर भी सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे पहले बात नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की, जिसे कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। तो श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। विधानसभा 5 मामले में खारिज हुई है जमानत याचिका। लोअर कोर्ट से बेल नहीं मिलने पर सेशन कोर्ट जाएंगे वकील। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। श्रीकांत त्यागी मामले में विधानसभा 5 मामले में खारिज हो चुकी है जमानत याचिका। श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। लोअर कोर्ट से बेल नहीं मिलने के बाद सेशन कोर्ट पहुंचेंगे वकील। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आज श्रीकांत त्यागी के मामले में सुनवाई हुई लेकिन श्रीकांत त्यागी को राहत नहीं मिली है। श्रीकांत त्यागी जी के विषय में मैं आपको बता दूं, श्रीकांत त्यागी की जो जमानत थी लोअर कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है और अब सेशन में दाखिल की जाएगी जिला जज अवनीश सक्सेना जी को। 354 वाने में लोअर कोर्ट ने आपको जैसे बताया और लोगों की पहले रिजेक्ट की, श्रीकांत त्यागी जी की रिजेक्ट कर दी थी। अब उनकी आज सेशन में हमारे द्वारा, क्योंकि कोर्ट की छुट्टियाँ थी, आज सेशन कोर्ट में हमारे द्वारा दाखिल की गई है। जो डेट मिलेगी सुनवाई के लिए, क्योंकि कमेंट्स आने जरूरी होते हैं। तो भले ही नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है, भले ही गालीबाज नेता को अभी जेल के अंदर ही रहना होगा, लेकिन ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी के आरोप में जेल की सजा काट रहे श्रीकांत त्यागी के 6 समर्थकों को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। नोएडा में एक महिला के साथ अभद्रता करने वाले श्रीकांत त्यागी के समर्थन में हंगामा करने वाले 6 आरोपियों की जमानत मंजूर हो गई है। आरोप है कि श्रीकांत त्यागी के 6 समर्थकों ने ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग सोसाइटी में 7 अगस्त को हंगामा किया था। इस मामले में पुलिस ने प्रिंस त्यागी, नितिन त्यागी, लोकेंद्र त्यागी, राहुल त्यागी, चर्चिल राणा और रवि पंडित को गिरफ्तार किया था, जिनकी मजिस्ट्रेट ने जमानत खारिज कर दी थी। इसी मामले में आज जिला जज ने सुनवाई करते हुए इन सभी की जमानत मंजूर कर दी है। श्रीकांत के 6 समर्थकों पर धारा 147, 447, 504, 506, 323, 419, 341, 34, 120, 332, 353 और 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। दरअसल श्रीकांत त्यागी का महिला के साथ अभद्रता का वीडियो 5 अगस्त को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आरोप है कि श्रीकांत त्यागी के समर्थकों ने मामला दर्ज कराने वाली पीड़ित महिला के साथ उसके घर पहुंचकर बदसलूकी की और उसको धमकाया था। इन 6 युवकों के सोसाइटी में घुसने पर ही बवाल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो श्रीकांत त्यागी पर मचा घमासान बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सड़कों पर उतरे त्यागी समाज ने महिला की जांच की मांग कर दी है। और जबकि बदसलूकी का शिकार हुई महिला ने वीडियो जारी करते हुए एक अपील जारी की है। बिजनौर के कलेक्ट्रेट परिसर में दिख रहा लोगों का ये जमावड़ा गालीबाज त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज का अल्लाह बोल है, जिसमें डीएम से मांग की गई है कि जिस महिला के साथ बदसलूकी हुई जांच के दायरे में वो भी आए, जबकि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ हल्की धाराएं ही लगाई जाए। वहीं राष्ट्रीय लोकदल भी श्रीकांत त्यागी की पत्नी के समर्थन में उतर चुका है। बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई की है। मैं कहना चाहता हूं सांसद साहब को, मैं कहना चाहता हूं विधायक को कि आपका काम है उन पर कार्रवाई करना, आपका काम है उनको समर्थन करना। जब महेश शर्मा 3 दिन तक एक सोसाइटी में खड़े रहे एक महिला के समर्थन में, अच्छी बात है, तो दूसरी महिला थाने में क्यों बैठी थी? उसके घर की बिजली क्यों काट दी गई? उसके बच्चों को खाना क्यों नहीं मिला?
और अगर इस तरह की कार्रवाई करोगे, और वो दूसरी लड़की भी उन्हीं के क्षेत्र की गेजे गांव की है। हालांकि दूसरी तरफ सोसाइटी में जिस महिला से बदसलूकी हुई उनकी तरफ से वीडियो जारी किया गया और लड़ाई को अलग रंग ना देने की अपील जारी की गई। One thing, please don't make it a political issue. Please, it is not related to caste, creed or any culture. It is about that person. ऐसा नहीं है सब त्यागीज खराब होते हैं या सब अग्रवाल बहुत अच्छे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो देखेंगे तो यकीन नहीं होगा, क्योंकि दिन दहाड़े हापुड़ जिला कोर्ट में एक मुलजिम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सन कर देने वाली वारदात है जिसे सरेआम हापुड़ जिला कचहरी में अंजाम दिया गया। जमीन पर दम तोड़ चुके हरियाणा से पेशी पर आए इस मुलजिम को बदमाशों ने फायरिंग कर निशाना बनाया। पेशी पर पहुंचे फरीदाबाद के लखन सिंह को घेर कर 5 गोलियां मारी गई। इसमें एक गोली गर्दन पर लगी और मौके पर ही बदमाश की मौत हो गई। एसीजी और हरियाणा पुलिस जो है उसको बंदी को यहाँ पे लेके आई थी। ये जो कचहरी का गेट है इससे लगभग 25 मीटर की दूरी पे जो गाड़ी आके रुकी है, और जैसे ही गाड़ी रुकी है वो मुलजिम उतारने लगे, तभी उसने 3-4 लोग थे जो पैदल आए थे और उनके द्वारा उस पर फायर किया गया। फायर में जो मुलजिम यहाँ पे पेश हुआ था उसकी उपचार के दौरान डेथ हो गई है और बाकी जो पुलिसकर्मी है वो सभी सेफ है। हालांकि थोड़ी ही देर बाद 3 आरोपियों में से एक ने गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर किया। आरोपी लखन के खिलाफ सूरजकुंड थाने में बलात्कार, अवैध हथियार, लड़ाई झगड़े के साथ अवैध खनन की धाराओं सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा साल 2019 के हापुड़ जिले के धौलाना थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज था। इसी मुकदमे में लखन सिंह को निमका जेल से हापुड़ कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया था। पुलिस ये थाना धौलाना का ये केस था। इस संबंध में स्थानीय स्तर पे कार्रवाई की जा रही है। जो अपराधी आए हैं उनकी पहचान की जा रही है। सीसीटीवी के रिकॉर्डिंग्स देख के एसएचओ हापुड़ तथा कचहरी के चौकी इंचार्ज जिनके क्षेत्र में वो एरिया आता है उनको निलंबित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का बयान एक बार फिर से चर्चाओं में बना हुआ है। और सरधना से पूर्व विधायक की विधायकी भले ही चली गई हो, लेकिन अकड़ बिल्कुल कम नहीं हुई है। कस्बे में व्यवस्था बिगाड़ने की किसी ने कोशिश करी तो आप जानते हैं कि संगीत सोम कस्बे में गले में तिरंगा और चेहरे पर अकड़, मंच के सामने समर्थकों की भीड़ और उनके बीच में माइक पर गरजते संगीत सोम। अगर जरा सी भी कस्बे में व्यवस्था बिगाड़ने की किसी ने कोशिश करी तो आप जानते हैं कि संगीत सोम कस्बे में गरज बरस ऐसी कि हर लाइन पर सवाल खड़े हो, हर बार एक नया बवाल खड़ा हो जाए, लेकिन संगीत सोम बेफिक्र दिखे, आक्रामक दिखे और चुन चुन कर अपने विरोधियों पर वार किया। सामूहिक मंच से कहने का मौका नहीं मिला। कुछ लोग गुंडई करने की कोशिश शायद कस्बे में कर रहे हैं 10 साल बाद फिर से। मुझे लगा है ऐसा है पंकज जी। मैं मंच के माध्यम से ही समझा देना चाहता हूं, मैं भी गया नहीं हूं, ये नहीं हूं। संगीत सोम ने ये बयान उसी सरधना में दिया है जहां से वो इस बार की विधानसभा सीट निकालने में असफल रहे। चुनाव हार गए लेकिन अकड़ नहीं गई। ताकत में कम नहीं हूं मैं। किसी के दिमाग में ये गलत फहमी हो कि संगीत सोम ताकत में अभी 100 विधायकों के बराबर अभी हूं अकेला में। संगीत सोम यही नहीं रुके, सरधना में उनकी धमक जारी रही। इस दौरान लोगों ने संगीत सोम की इन बातों को सुनकर जमकर तालियां बजाई और उनका अभिवादन भी किया। ताकत में कम नहीं हूं मैं। किसी के दिमाग में ये गलत फहमी हो कि संगीत सोम ताकत में अभी 100 विधायकों के बराबर अभी हूं अकेला में। भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम वेस्ट यूपी की राजनीति में बड़ा दखल रखते हैं
और अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मेरठ से सनुज शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। आपको सीधे वहीं पर लिए चलते हैं और सनुज से समझते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा मौका था सनुज, जब संगीत सोम को ये बताने की जरूरत पड़ गई कि विधायकी तो चली गई है लेकिन अभी भी 100 विधायकों की तरह उनके पास ताकत है। हाँ, देखिए, चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था और 15 अगस्त का ये कार्यक्रम था और सरदना में बड़ी लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। आपने देखा हजारों की संख्या में लोग थे और जैसे ही संगीत सोम मंच पर पहुंचते हैं तो उनकी इस तरह की जो बयानबाजी है वो शुरू हो जाती है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम जब विधायक रहे थे तब भी इस तरह की उनकी बयानबाजी देखने को मिलती थी। उनके कई विवादित बयान देखने को मिलते थे। उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका सीधा इशारा जो सरदना के विधायक हैं अतुल प्रधान की तरफ था। सीधा अतुल प्रधान का नाम भले ही नहीं लिया लेकिन उन्होंने सीधा उन पर तंज भी कसा, सीधा कटाक्ष भी किया और अपनी जिस तरीके से उनकी भाषा शैली आप देख रही हैं कि सीधा कहना है कि वो 100 विधायकों के बराबर है, उन्हें कम ना आंका जाए। पहले भी हिसाब करता आया हूं, आगे भी हिसाब करूंगा। यानी कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहना संगीत सोम चाहते हैं। इस तरह के उनके बयान हमेशा देखने को मिलते हैं। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि देखिए संगीत सोम इस बार एक तिलिस्म यहाँ पर रचना चाहते थे सरदना विधानसभा में, लेकिन वो उनका तिलिस्म यहाँ पर रचने का सपना अधूरा रह गया। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के जो प्रत्याशी थे अतुल प्रधान यहाँ से चुनाव जीत गए, विधायक बन गए हैं। उनके भी इलाके में एक पकड़ थी, हालांकि वो 2 बार चुनाव हार चुके थे लेकिन तीसरी बार उन्हें कामयाबी जरूर मिल गई है। और अब ये हार जीत भले ही हो गई हो लेकिन कटाक्ष, आमना सामना ये अभी भी बरकरार है। संगीत सोम ने अभी कुछ दिन पहले भी इसी तरीके का बयान दिया था और आज ये जिस तरीके का उनका बयान है कि कस्बे का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें। कौन कस्बे का माहौल बिगाड़ रहा है? ये बात जरूर है कि अभी एक घटना हुई थी कि कुछ छात्राएं थी, उनसे छेड़खानी हो गई थी और उस मामले में आरोपी जो है वो पिस्टल से जो तमंचा था उससे फायरिंग करके भी भाग गए थे। इस मामले में गाँव में पंचायत हुई थी, तमाम पुलिस पर दबाव बनाया गया तो उस मामले में एक आरोपी भी अरेस्ट हो गया था। लेकिन आप सोचिए कि संगीत सोम तब नहीं बोले लेकिन अब वो इस बात को जरूर कह रहे हैं कि कस्बे का माहौल खराब तरीके के बयान से सिर्फ सुर्खियों में आने की कोशिश या फिर यूं कहें कि अतुल प्रधान पर एक तंज कसते हुए वो दिखाई दिए। सनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं यूपी कैबिनेट में हुई बैठक में प्रदेश के लिए कौन से बड़े फैसले लिए गए। और वैसे तो कुल 16 प्रस्ताव मंजूर हुए पर इनमें सबसे अहम कौन सा है, चलिए बताते हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ के लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। इनमें 16 प्रस्ताव मंजूर हुए जिन पर मुहर लगी। उनमें यूपी का नया जेल मैनुअल, कुकरेल में नाइट सफारी पार्क, औद्योगिक विकास यानी कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नई पॉलिसी, जनवरी में होने वाली 10 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए निर्देश, पर्यटन विभाग की तरफ से इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी, नगर विकास विभाग की तरफ से नगर पंचायतों के विस्तारीकरण को मंजूरी शामिल है। प्रतापगढ़ जिले की में एक नई नगर पंचायत मानधाता बाजार के गठन का आज प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया है। उसी प्रकार जौनपुर जिले की नगर पालिका परिषद ऑलरेडी है, नगर पालिका परिषद मुंगेराबाद शाहपुर, जिसके क्षेत्रफल में हम लोग थोड़ा बढ़ोतरी कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। इस प्रकार इनके साथ अब हमारे कुल नगर निकायों की जो संख्या थी वो 752 हो जाती है। नया जो है मैनुअल आज माननीय कैबिनेट से अप्रूवल मिला है। जो जेल में पुरानी व्यवस्था थी उसमें उसका वर्गीकरण मात्र 500 बंदियों तक था। अब जो है हमने वर्गीकरण 2000 से अधिक बंदियों का ए श्रेणी, 1500 से 2000 बी, 1000 से 1500 सी और फिर 1000 से कम जो है डी श्रेणी की जेल बनाई है। ई प्रिजन प्रणाली का जो है हमने लीगली उसको स्वीकार किया है। जाहिर है कि टीम योगी का लक्ष्य जल्द से जल्द यूपी के हक में लिए गए फैसलों पर अमल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब आपको दिखाते हैं महादेव की नगरी काशी में कैसे इन दिनों विकास के रोपवे पर सियासी मुकाबला शुरू हो चुका है। दरअसल कैंट स्टेशन से लेकर गदोलिया तक जल्द ही रोपवे दौड़ने वाला है, पर विपक्ष ने इसे लेकर घेराबंदी भी शुरू कर दी है। वाराणसी
वाराणसी में आने वाले दिनों में कैंट स्टेशन से लेकर गदौलिया तक रोपवे दौड़ने वाला है। इस परियोजना पर काम तेजी से जारी है और जल्द ही इसका काम कागजों से उतरकर जमीन पर आने वाला है, लेकिन विपक्ष ने इसे लेकर घेराबंदी शुरू कर दी है। बनारस के लिए जो ये रोपवे की योजना ला रहे हैं, ये बनारस के लिए पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि शहर को बर्बाद करने की योजना है, शहर को नाश करने की योजना है। इससे शहर की सारी भौगोलिक स्थिति, शहर की सारी जो एक बढ़िया एक यहाँ का वो है, वो सारी चीज़ें ध्वस्त हो जाएंगी। रोपवे लगना चाहिए, मेट्रो चलनी चाहिए बनारस के विकास के लिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बनारस को क्योटो बनाने का सपना दिखाया था, जिस तरीके से बनारसियों को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखाया था, और स्मार्ट सिटी वो जो कोई भलाई का काम नहीं करती बनारस के नागरिकों के लिए, अगर कुछ बनाती है तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट सिटी कंपनी के पास पैसा आ जाए, इसके प्रयास में रहती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि रोपवे की जो परिकल्पना है वो भी इसी तरीके से हो। वाराणसी में यातायात की समस्या से निजात दिलाने के लिए रोपवे प्लान को जमीन पर उतारने की तैयारी है। भाजपा इसे विकास का प्लान मान रही है और जनता इसका समर्थन कर रही है। कोई फ्लाईओवर बनाना भी संभव नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस रोपवे योजना को दिया। हमारी जमीन से 120 फीट ऊपर ये रोपवे की ट्रॉलियां चलेंगी। काशी विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है और इसकी एक कड़ी रोपवे है, लेकिन विपक्ष के विरोध से इस योजना का अंजाम आगे क्या होता है ये देखना होगा। आने वाले दिनों में जब रोपवे यहाँ पर तैयार होना शुरू होगा तो कांग्रेस इस पर अपना विरोध कैसे और किस तरह से दर्ज कराती है। कैंट से रोपवे शुरू हो रहा है और गदौलिया पर जाकर समाप्त हो रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। आसमान से बरसती आफत का असर सूखे के लिए जाने जाने वाले बुंदेलखंड में भी दिखने लगा है, जहां ललितपुर में बेतवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बेतवा में पानी का स्तर बढ़ने की वजह से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद ललितपुर से मध्य प्रदेश जाने का संपर्क मार्ग टूट गया है। बादल कहीं बाहर लाते हैं तो कहीं हाहाकार मचाते हैं। कुदरत ने जब मध्य प्रदेश में कहर बरपाया तो उत्तर प्रदेश का ये हाल हो गया। एमपी में हुई प्रचंड बारिश ने सूखे से प्रभावित बुंदेलखंड को डुबो दिया है, जहां हर कोई हलकान है, हर कोई परेशान है। दूर दूर तक सड़क पर उमड़े सैलाब का कब्जा है। बाढ़ की इस भयावहता को समझने के लिए 2 तस्वीरों को एक साथ देखना होगा। पहली तस्वीर 14 अगस्त की है, जहां नदी पर बने पुल को पार करने के लिए भीड़ लगी हुई है, तो दूसरी तस्वीर में ना तो सड़क दिख रही है और ना नदी पार करने वाले लोग। बेतवा नदी के पानी में सब जलमग्न हो चुका है। दरअसल मध्य प्रदेश में भारी मात्रा में बारिश होने से नदियों में पानी खतरे के निशान के ऊपर चला गया है। ज्यादा बारिश होने की वजह से ललितपुर के राजघाट बांध के 18 गेट खोलकर 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। नदी किनारे के गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदी के ऊपर बनाया गया पुल तो नजर ही नहीं आ रहा, जिससे लोगों को भारी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। राजघाट बांध से छोड़े जा रहे पानी से बेतवा नदी का पुल डूब गया है, जिसकी वजह से इससे चंदेरी मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक तरफ बुंदेलखंड के ललितपुर में बाढ़ की वजह से लोग अपनी जान बचा रहे हैं, तो उसी बुंदेलखंड में सूखे खेतों की वजह से किसानों की जान पर बनाई है। और खबर अब जालौन से है, जहां आसमान पर भले ही बादलों की आवाजाही बनी हो, बावजूद किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें गहराती हुई दिखाई दे रही है। आसमान की तरफ टकटकी लगाए इन निगाहों में बेबसी है, लाचारी है और इन किसानों के चेहरे पर सवाल है कि आखिर मौसम इनके साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहा है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, जहां अब भी किसान पसीना बहाता है, खेतों में हल अब भी चलते हैं और धरती के सीने में बीज अब भी बोए जाते हैं, लेकिन आंखें आसमान देखती रह जाती हैं। पानी की किल्लत से जूझ रहा जालौन बादलों के भरोसे उम्मीद की फसल उगाने में जुटा था। तब बारिश नहीं हुई। बारिश तब हुई जब खेत में फसल नहीं थी।
असल में कछु बोई नहीं पाई, तिली है बर्बाद हो गई, तो ऐसे ही डरी है। बेमौसम बरसात में बुंदेलखंड के किसान रबी की फसल के लिए आसमान में टकटकी लगाए देखते रहे, लेकिन आसमान के बादल किसानों को दगा दे गए और बारिश अब ऐसे समय में हो रही है जिसका किसानों को कोई लाभ नहीं है। तिली हुई थी, पहले पानी नहीं बरसो मतलब लास्ट में बाई है तो वो गल गई पानी। रेढर क्षेत्र में 5000 बीघा, कन्हरपुरा में 2000 बीघा और जालौन का एक बड़ा इलाका खाली पड़ा है, घास से भर चुका है। किसानों की किस्मत में अब पानी ही पानी है। पहले उनके खेतों में पानी जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं है, दूसरा उनकी आंखों में पानी जो उनकी किस्मत बन चुका है, और दोनों की वजह एक ही है, बेवक्त बारिश। बुंदेलखंड का किसान जो हमेशा किसी न किसी दैवी आपदा का शिकार होता रहा है, आज भी अगर बारिश की फसल की बात की जाए तो इस बार भी किसान जो है, इस बार भी किसान की स्थिति दयनीय है। अन्नदाता परेशान है, आखिर इनकी सुध लेने अब कौन आएगा। एबीपी गंगा के लिए जालौन से प्रवीण द्विवेदी। और अब आपको वो खबर दिखाते हैं जिसका सीधा नाता आपसे है, क्योंकि बैंक के लॉकर में आप भी पैसा जमा जरूर करते होंगे, लेकिन बीते दिनों कानपुर में बैंक लॉकर के अंदर चोरी के इतने मामले सामने आए कि हड़कंप ही मच गया। अब कई पीड़ितों ने मिलकर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और अपना दर्द बयान किया। जिस बैंक लॉकर में जिंदगी भर की कमाई जमा की, वहां खून पसीने की पाई पाई गायब हो रही है। बीते काफी समय से कानपुर के बैंक ऐसे मामलों को लेकर लगातार बदनामी का सामना कर रहे हैं। जब लॉकर खाली होने की जानकारी मिलने पर इसी हफ्ते रमेश कुमार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना शाखा में पहुंचे तो उन्हें उनका लॉकर नहीं मिला। पीड़ित ने दावा किया कि उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी गंवा दी है। उनको लिखित में दिया मैंने। क्या जवाब मिला? उन्होंने कहा कि भाई हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं आपके बारे में, और आप चाहिए तो जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए। अब परेशान ग्राहक पुलिस कमिश्नर बीपी जोग दंडे से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। 3 पीड़ितों ने अपना दर्द बयां किया। अब भरोसा सख्त कार्रवाई का दिया जा रहा है। व्यापार संघ ने ये भी प्रस्ताव रखा कि सब इन सभी इस तरह के केसेस के संबंध में एक SIT गठित की जाए, विशेष जांच दल गठित की जाए जो सभी केसेस को देखे और इसकी तह तक जाने का प्रयास किया जाए। ये बात उनकी मुझे अच्छी लगी है। इस संबंध में हम कानपुर नगर में ऐसे सभी केसेस की विवेचनाओं के लिए एक विशेष दल गठित करेंगे। अजय गुप्ता, राजेश मिश्रा, रमेश खन्ना, ये 3 अलग अलग नाम जरूर हैं, लेकिन इनकी कहानी एक जैसी है। बैंकों पर भरोसा करके इन्होंने अलग अलग बैंकों में लॉकर किराए पर लिया। किराए पर लिए गए लॉकर में इन लोगों ने अपनी जीवन भर की पूंजी जमा कर दी, लेकिन जब इन्हें जरूरत पड़ी तो इनकी लॉकर में रखी जमा पूंजी गायब थी। 2022 को ऑपरेट करने गए, लॉकर ऑपरेट करने की जैसे ताला चाबी खोला, उसके अंदर का सारा सामान गायब था। मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, मैनेजर ने मना कर दिया और उनसे बोले कुछ नहीं आप याद करिए, आप ले गए होंगे, आपको याद नहीं। फिर मैंने वहाँ पुलिस से मिला। पुलिस से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि FIR 1.5 महीने बाद बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज हुई। FIR के बाद क्या कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं। कल आइए, आज आइए, परसों आइए। कानपुर शहर में करीब 1 साल से लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में पूरे मामले की SIT का गठन कर दिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही लॉकर के सोनाखोर का डर ग्राहकों के दिमाग से हटेगा। कमिश्नर बीपी जोगदंड ने शिकायतकर्ताओं से मिलने के बाद एक बड़ा फैसला लिया है और बड़ा फैसला ये है कि लॉकर चोरी के जो मामले निकल करके कानपुर से आए हैं उन सभी की जांच एक SIT करेगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। फिरोजाबाद से 7,229 बच्चे गायब हैं, जिनकी पड़ताल हो रही है। खास बात यह है कि पड़ताल पुलिस अधिकारी नहीं कर रहे, बच्चों के बारे में ये खोजबीन शिक्षकों द्वारा की जा रही है। फिरोजाबाद के सरकारी स्कूल में 7,229 छात्र ऐसे हैं जिनका एडमिशन तो हुआ, लेकिन ये बच्चे स्कूल नहीं आते, ड्रॉप आउट हो गए हैं।
जिन्हें अब शारदा अभियान के तहत खोजा जा रहा है। फिरोजाबाद में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में 1,86,000 छात्र छात्राओं के नाम अंकित हुए थे, जिसमें से 7,229 छात्र छात्राएं स्कूल ही नहीं आते। शिक्षा विभाग पड़ताल कर इन बच्चों का फिर से दाखिला कराने की जद्दोजहद में जुटा है, जिससे अशिक्षा का अंधियारा दूर किया जा सके। रिपोर्ट की माने तो इसमें ज्यादातर छात्रों ने बेसिक स्कूल से कक्षा 5 पास करने के बाद 6ठी क्लास में प्रवेश लिया था, लेकिन अब ये बच्चे स्कूल नहीं आ रहे। कुछ बच्चों के तो हमारे पास नंबर हैं, जिन लोगों ने हमारे यहाँ से ड्रॉप आउट किए तो उनको तो हम नंबर से फ़ोन करके बुलाए। कुछ बच्चों को हम डोर टू डोर कर रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन के समय से ही बच्चों का स्कूल आना काफी कम हो गया, जिन्हें वापस स्कूल ले आने के लिए मोहल्ला टोली बनाई गई। शिक्षक और ग्राम प्रधान को भी लगाया गया। ये सभी बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करते हैं, उन्हें समझाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करते हैं। आर्थिक तंगी है तो उसे भी दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। अभी लॉकडाउन के उसमें पीरियड चल रहा था तो बच्चे कम हो गए थे क्योंकि पलायन ज़्यादा हुआ था, तो उसके लिए हमने मोहल्ला टोली बनाई। हमारे यहाँ कई गांव के बच्चे आते हैं, 6-7 गांव के बच्चे, तो हर गांव में पहुंच पाना पॉसिबल नहीं होता एक टाइम पर, तो हमने बच्चों की ही टोली बनाई। उनमें 5-5 बच्चों को रखा है, तो वही हमारे मोहल्ले से डिटेल देते हैं कि कौन सा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। शिक्षा विभाग के इस अभियान को सभी का सहयोग मिल रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी भी स्कूलों के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही हैं। हमारे जितने भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनके भी चिन्हांकन का कार्य टीचर्स द्वारा डोर टू डोर सर्वे करके किया जा रहा है, और इसके अंतर्गत अभी तक हमारे जो है वो जनपद में 1,86,000 बच्चे नामांकित भी हो चुके हैं। जो बच्चे नहीं आते तो उन्हें शिक्षक समझा रहे हैं, और ये अभियान अब अंतिम चरण पर है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो ड्रॉप आउट कर गए थे वह अब आ चुके हैं। कृष्णा पोरवाल, ABP गंगा, फिरोजाबाद। किसी भी शहर को विकास के पैमाने पर देखना है तो वहां की सड़कें अहम फैक्टर मानी जाती हैं। लेकिन आजमगढ़ की खस्ता हाल सड़कों का हाल देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। वो बदहाल सड़कें जिनसे आम आदमी को रोजाना कई तरफ से परेशानियों का सामना करके गुजरना पड़ता है। ये आजमगढ़ की सड़कें हैं, खस्ता हाल और बदहाल। शहर की ज्यादातर सड़कों का यही हाल है, जिसके चलते आम लोगों को परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ये सड़क जिला अस्पताल को राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर से जोड़ती है। इसी सड़क पर सदर के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव और गोपालपुर से दूसरी बार विधायक चुने गए नफीस अहमद भी रहते हैं। मुबारकपुर से 2 बार के विधायक रहे शाह आलम और गुड्डू जमाली का घर भी इसी सड़क पर है। इस सड़क का राजनीतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। अगर हम इसके राजनीतिक महत्व की बात करें तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर दुर्गा प्रसाद यादव का आवास है, और 100 ही मीटर की दूरी पर गोपालपुर विधानसभा से दूसरी बार विधायक चुने गए नफीस अहमद का भी आवास है। और हम 500 मीटर की दूरी अगर इधर तय करते हैं तो मुबारकपुर से बसपा के टिकट पर 2 बार विधायक रहे शाह आलम और गुड्डू जमाली का आवास है। इतने महत्वपूर्ण लोगों को आवास इस सड़क पर होने के बावजूद भी इस सड़क की हालत कितनी खराब है, इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं, और इसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सड़कों के खस्ता हाल पर जनप्रतिनिधियों से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। ये बता दे, वो 5 साल पिछले साल रहे हैं ईमानदारी से, या आजमगढ़ के शहर के लिए उन्होंने क्या पैसा दिया है, वही बता दे। एक बार तो लड़ाई लड़े हम। आज से पहले जिन लोगों के हाथ में था करवाना वो लोग नहीं करवाए, पर हम लोग आए ही इसलिए हैं, और जनता ने इसी भरोसा में लाया भी है कि ये काम होगा। और उस दिन जब हम लोग शहर में गाड़ी में बैठे थे महाराज जी के, तो जिधर से हम लोग चल रहे थे महाराज जी का भी ध्यान पड़ रहा था, और मैं भी कह रहा था कि देखिए ये स्थिति है और इन सबको बनवाने की आवश्यकता है, और उन्होंने तत्काल आदेश भी किया। तो आप देखिए बहुत जल्दी ये जितनी खराब सड़कें हैं वो सब दुरुस्त हो जाए। नेताओं की दलील अपनी जगह है, पर सच तो ये है कि आम आदमी इसी बदहाली से रोजाना जंग लड़ने को मजबूर है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब आपको दिखाते हैं कैसे ई रिक्शा हादसे का शिकार हुआ और एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये खबर हाथरस की है, जहां ई रिक्शा पलटने से 5 साल के छात्र की मौत हो गई। तस्वीर में नजर आ रहे 5 साल के इस मासूम बच्चे का नाम लवकेश है। हाथरस के सलेमपुर रेलवे फाटक के पास ई रिक्शा पलटने से इस नन्ही सी जान की दर्दनाक मौत हो गई। अच्छा, तो जिसमें कि आपके बच्चे की मौत होगी, क्या नाम है उसका? लोकेश। कितनी उम्र थी उसके? 5 साल। रिक्शे में सवार 4 और स्कूली बच्चे घायल हुए, जिनका इलाज करवाया जा रहा है। अब सीएम ऑफिस की तरफ से इस मामले पर ट्वीट कर शोक जताया गया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घटना स्थल पर पहुंचने और घायलों को इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।